लास्ट हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया था, और हम लिखते मैंने छोड़ दिया था। स्टेटमेंट ये लिखना है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन पेयर, सेंट्रीपिटल शायद मैंने लिखवा दिया हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं शायद स्टेटमेंट नहीं लिखवाया था। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल are not action or reaction. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन और रिएक्शन पेयर्स नहीं। जो कुछ भी सेंट्रीपिटल में या सर्कुलर मोशन डायनामिक्स में जो कुछ भी हो सकता था वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर केस आता है कि बेंडिंग ऑफ रोड। बेंडिंग ऑफ रोड, तो देखो अगर आपके पास एक कर्व्ड रोड है, ये रोड कर्व्ड है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रोड, और यहां पर एक कार मूव कर रही है, कार रोल कर रही है। भाई कार स्लाइड नहीं करती, कार रोल करती, तो ये कार है। अब ये डायग्राम 3 डायमेंशनल होना चाहिए, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता 3 डायमेंशन, मेरे से तो 2 डायमेंशन नहीं ड्रॉ होगा। तो ये कार ऐसे कर इस कर्व पाथ पर रोल कर रही है। सो जरा सा ना यार इस डायग्राम को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई ये ट्रैक है, मान लो ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, इस स्ट्रेट ट्रैक पर ये मेरी कार का टायर, और ये टायर रोल कर ऐसे करते हुए आगे जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करना चाहिए, मुझे आंसर्स दिखते रहे सबके। ये अगर रोल कर, अब्दुल्ला ये आगे रोल कर रहा है, फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, स्लाइडिंग या रोलिंग? ये रहा, ये रोड है और ये कार का टायर है, रोल कर रहा है। मुझे बता दो रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, आगे पीछे कहाँ जा रहा होगा? पीछे। पीछे ये जा रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन बैकवर्ड्स एक्ट करेगा। बट रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, एंड फॉर ऑल केसेस जिस तरह के केसेस हम कर रहे हैं, जस्ट इग्नोरिंग रोलिंग फ्रिक्शन, के रोलिंग फ्रिक्शन इज 0 है। तो अगर ये आगे जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा होगा, विच इज नेग्लिजिबल, रोलिंग फ्रिक्शन चला। अब अगर ये जो पाथ है, ये जो रोड है, ये स्ट्रेट होने की जगह ऐसे कर्व्ड हो जाए, अगर ये रोड स्ट्रेट होने की जगह, अगर ये रोड कर्व्ड हो, ऐसे कर्व्ड हो, और ये टायर ऐसे मूव कर रहा है, अब मुझे बताओगे कोई और भी फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी इसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन की जगह? अबे पाथ कर्व्ड हो गया क्या? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, बहुत बढ़िया। कोशिश करेगी सेंट्रीफ्यूगल कार कहाँ जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहाँ जाए? राइट, Away from the center. सेंटर। कोशिश करेगी कि ये राइट में जाना शुरू कर दे, इधर जाना शुरू कर दे। अब टायर ऐसा है ना, ये टायर है, ये ऐसे रोल कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? Slide. मीन्स अब आ जाओ कहानी पर। अगर इतना समझ में आ गया आप लोगों के, तो फिर आगे की चीजें बड़ी आसान है। सो ये जो कार है जो आगे स्लाइड कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही, टायर रोल कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे यहां ले जाने की कोशिश करेगी कि ये स्लाइड कर जाए। और अगर ये जो सरफेस है तुम्हारी ये स्मूथ होती, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती, तो कार यहाँ स्किड कर जाती, इसी को तो स्किडिंग कहते हैं, कार इधर स्किड कर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। बट दिस इज अ रफ सरफेस, दिस सरफेस इज रफ, फ्रिक्शन एक्ट करेगा?
Yes, sir. Yes, sir. आएगा फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहाँ जा रहा होगा? पीछे. नीचे. भाई मोशन की टेंडेंसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से राइट में, अच्छा, लेफ्ट. हाँ, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा लेफ्ट में। कौन सा फ्रिक्शन है भाई? ये Sliding. Sliding friction. Sliding. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहां तक क्लियर? Yes, सो sir. बट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के लिए ही होगा ना? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा होगा। मैं तो सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना चाहता था आपको, सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना चाहता था आपको, जहां से आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया बस। अब मैं कहीं भी सेंट्रीफ्यूगल यूज ही नहीं करूंगा, मैं सारा खेल सेंट्रीपिटल से लूंगा। मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना था डायरेक्शन का। फ्रिक्शन समझा दीजिए कि वो उधर क्यों जाएगा। अब्दुल्ला, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? मोशन के डायरेक्शन, मोशन की टेंडेंसी जहां होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये सर्कुलर टर्न लेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है? सेंटर से अवे जाने की, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होगा ना। इसकी टेंडेंसी है सेंटर से बाहर जाने की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन। और ये जिसकी भी आवाज आई थी जो कह रहा था कि कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल सही है, कार ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और उस ऑब्जर्वर के लिए जो कार में बैठा। मेरा ऑब्जर्वर तो यहाँ ग्राउंड पर खड़ा है, मैंने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ इसलिए ली ताकि मैं तुम्हें फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझा पाऊँ। फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। हम सारा खेल सेंट्रीपिटल फोर्स से करेंगे। अब ये मुझे तुम में से जल्दी जल्दी ना यार कुछ लोग बताते हुए चलो, इसे हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ये मुझे आज, मानसविन है? मानसविन नहीं है, तिशा बताएगी मुझे। तिशा, मुझे बताना शुरू करो। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, अगर कार का मास m है तो कार का वेट डाउनवर्ड्स mg एक्ट कर रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज n। मुझे बताओगे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी जो कार पर एक्ट कर रही हो? भाई कार पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? म्यू एन होती है, जिसे आप लिख सकते हैं इट्स म्यू mg। ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब ये मुझे नेक्स्ट बताएगा अनुभव, बताएगा। यार अनुभव, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस कार को अगर ये v वेलोसिटी से मूव करी? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, अनुभव। So mv square by r. वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, दैट इज सेकंड। अच्छा, सो फ्रिक्शन will provide centripetal force। सो यहाँ जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट ऐसे लिख सकते हैं, Fc इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। ये तो आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। सो mv स्क्वायर बाय r is less than or equal to mu mg। सो देखिए यहां से m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर आ गया लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, v आ गया लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। तो जो भी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। अब इस वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर ये कार सर्कुलर टर्न पर जाना चाहती है विदाउट स्किडिंग, कि कार इधर स्किड ना कर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कार की वेलोसिटी रूट ओवर म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कार की, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी रूट ओवर म्यू आर जी ना।
So this is the maximum velocity for safe turn. अगर कार इस वेलोसिटी को एक्सीड कर जाती है तो कार स्किड कर जाएगी। तो इस कैलकुलेशन में बेंडिंग ऑफ रोड में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे ही एक कार एक बेंड रोड सर्कुलर कर्व पे आती है तो वो कार अगर चाहती है कि उस सर्कुलर टर्न पर विदाउट स्किडिंग मूव कर जाए तो उसकी वेलोसिटी इस नंबर से कम होनी चाहिए, एट मोस्ट इतनी होनी चाहिए। अगर इसकी तो ये कार स्किड कर जाएगी। अब बनाना शुरू कीजिए। हाँ युवराज। सर हमें जैसे अगर रियलिटी में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो अगर हम सोचे कि हमने स्टीयरिंग कितना टर्न करना है, जैसे टायर कितने डिग्रीज पे फर्क पड़ेगा, तो डिग्रीज नहीं काउंट होंगे उसमें? नहीं, उसमें वो चीज नहीं, डिग्रीज नहीं काउंट। अब बेसिकली आप टायर को कितना टर्न करोगे वो डिपेंड करेगा ना आपके सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है। सर बट जैसे अगर हम रियलिटी में देखें तो रेडियस चेंज होता रहेगा क्योंकि आप एक ही एंगल पे तो नहीं रखोगे। तो उसमें क्या होगा, लाइक अगर हम चेंज ही कर दे, बार बार चेंज ही हो रहा है, तो उसमें हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो होगा स्लाइड या नहीं? यहाँ एक एवरेज लिया जाता है जो भी। अब तुमने देखा होगा सर्कुलर टर्न्स जो होते हैं ना, स्पेशली हिल स्टेशंस पर, वहां स्पीड लिमिट लिखी होती है, टर्न पे लिखी होती है, कहीं 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं 40 किलोमीटर पर आवर, उससे ज्यादा सेफ लिमिट नहीं होती, स्पेशली हिल स्टेशंस में जहाँ बहुत फ्रीक्वेंट सर्कुलर टर्न्स आते हैं। तो वो एक एवरेज रेडियस मान के लिया जाता है। तुम मान लो ये रोड है, ठीक है सर, बट अगर जैसे हमारी एवरेज है, एक बार एक्सीड होगी फिर तो स्किड कर जाएगी, तो लाइक एवरेज तो ऊपर नीचे दोनों का मिक्स होगा ना। हाँ, तो उस एवरेज को ऐसे ही रखा जाता है कि ये इनर है रोड, ये आउटर है, आउटर टर्न है रोड का। तुम यहाँ कार चला रहे हो, तुम्हारे कार का रेडियस कभी 15 को एक्सीड नहीं कर सकता। जो तुम सर्कुलर टर्न लोगे, उस सर्कुलर टर्न का रेडियस, अगर ये आउटर रेडियस 15 है, 15 को एक्सीड नहीं कर सकता, 15 से कम ही होगा। ऐसी है ना, अगर कार इन दोनों में मूव कर रही है तो वहां स्पीड लिमिट 15 और 10 के बीच का कुछ एवरेज रेडियस लेकर कैलकुलेट कर दी जाती है। प्रैक्टिकली करते हैं कि मान लो वी मैक्स आ गया तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर इस फॉर्मूले से, तो जब वहां रोड पर लिखा जाएगा तो 30 ना लिखकर 25 लिख दो ताकि और एक्सीडेंट के चांसेस बचे। गॉट इट सर। अब्दुल्ला, भी इसी पे डिपेंड करती है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, वही उसी न्यूमेरिकल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें। सो क्वेश्चन ये है, जब रोड वेट हो जाए तब भी आपको डिसाइड करना है कि सेफ लिमिट के साथ क्या होगा। अगर ये रोड थोड़ा सा वेट हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो आपको डिसाइड करना है सेफ लिमिट कितनी। शुरू कर दीजिए। न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप करोगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। सो देखो भाई, ये ज्यादातर लोगों के आंसर्स हो गए। तो जो सेफ लिमिट होगी, सो यहाँ जो सेफ लिमिट होगी विच इज वी मैक्स, सेफ लिमिट होगा रूट ओवर म्यू आर जी। तो ये आ गया रूट ओवर म्यू विच इज 0.2, आर विच इज 10, जी विच इज 10। तो यहाँ वी मैक्स आया विच इज रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड। This is maximum velocity which is root over 20 meter per second. ये सेफ लिमिट है, 2√5 भी आ जाएगा ना, इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो स्किप कर जाएगा। अब अगर रोड वेट है, अगर रोड वेट है, मनस्विन हो तुम क्लास में, आ गया था मनस्विन। मनस्विन, अगर रोड वेट हो जाए थोड़ा सा तो फ्रिक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? फ्रिक्शन 0। फ्रिक्शन कम हो जाएगा, 0 नहीं। If road is wet, then friction will decrease. Friction decrease होने का मतलब है सेफ लिमिट डिक्रीज हो जाएगी।
मीन्स अगर पहले सेफ लिमिट √20 थी, देखो यार √20 कितना हो जाता है, √20 446 55 25, ये 4.4 के आसपास कुछ आ जाएगा, ये सेफ लिमिट है। लेकिन अगर रोड वेट हो जाए तो सेफ लिमिट 4.4 से कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। मान लो एक रोड है, एक ड्राइवर रोज आता है उस रोड पर 4.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक सेफ लिमिट होती है उसकी, एक सेफ टर्न लेता है और आगे बढ़ जाता है। एक दिन बारिश हो जाती है, फिर वो 4.4 से आता है, तुम्हें क्या लगता है अब भी सेफ टर्न लेगा या स्किड कर जाएगी गाड़ी? तो स्किड कर जाएगी। किट कर जाएगी सर। स्किड कर जाएगी। क्यों स्किड कर जाएगी? फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो गया। फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ है। हो गया। अब तो सेफ लिमिट 4.4 रही नहीं, 4.4 ये कम हो गई। सिर्फ वेट होने से नहीं, अगर रोड जैसे टायर है, यूज करते करते टायर थोड़ा सा घिस जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो टायर के घिसने की वजह से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है रोड और टायर के बीच में, तब भी सेफ लिमिट कम हो जाएगी। तो अब जरा सोच के बताओ कि हम फ्रिक्शन पे रिलाय कर सकते हैं फॉर सेफ लिमिट? नहीं सर, नहीं नो रिलाय सर। करेंगे। फ्रिक्शन पे रिलाय नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वी कांट rely on friction for a safe turn। क्योंकि अगर सारी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन दे रहा है, तो बारिश हो गई या कुछ हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तुम्हारी सेफ लिमिट खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो रोड की कंडीशन पर ना डिपेंड करे, जो टायर पे ना डिपेंड करे, कुछ ऐसा जो परमानेंट हो। तो उसके लिए हम रोड को बैंक करेंगे। इतना लिख लो। ये बात अगर समझ में आ गई तुम्हारे कि फ्रिक्शन पर हम क्यों रिलाई नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारे लिए बड़ा आसान। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखो, बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है। अक्सर आपने अगर सर्कुलर टर्न देखे हो, चाहे वो हिल स्टेशन पर हो या कहीं भी, उन सर्कुलर टर्न्स के साथ क्या करते हैं, अगर ये स्ट्रेट रोड है, ये जो F1 ये रेसिंग ट्रैक्स जो होते हैं उसमें बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है कि जैसे ही कोई टर्न सर्कुलर होगा उसे बैंक कर दिया जाता है, उसका एक हिस्सा उठा देता है। इनफैक्ट अगर ये ऐसे सर्कुलर टर्न है ना, तो उसका जो इनर पोर्शन होगा उसके कंपेरेबल आउटर एज को थोड़ा सा उठा देता है। जैसे एक सर्कुलर ट्रैक आता है, रोड के आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, इसे कहते हैं बैंकिंग। ये चीज हिल स्टेशन पर भी होती है। हिल स्टेशन पे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, फ्लैट नहीं होता, आउटर एज रोड का उठा हुआ होता है। रेसिंग ट्रैक्स पे भी ये होता है, रेसिंग ट्रैक्स फ्लैट नहीं होते, रेसिंग ट्रैक्स कुछ ऐसे इंक्लाइंड होते हैं, आउटर एज थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इस आउटर एज के उठाने को बैंकिंग कहते हैं। क्यों करते हैं ये अभी देखेंगे। So banking is raising the outer edge of the road। रोड के आउटर एज को अगर आप उठा दोगे, उसे आप बैंकिंग कहोगे, दैट इज नोन एज बैंकिंग। सो अगर ये सर्कुलर टर्न है, तो इस रोड के आउटर एज को आपने थोड़ा सा उठा दिया, इसे आप बैंकिंग कहेंगे। भाई यहां तक बताओ, बैंकिंग समझ में आया? बैंकिंग का मतलब क्या है कि सर्कुलर टर्न ऐसे फ्लैट नहीं होता, ऐसा होता है, आउटर एज थोड़ा सा उठा हुआ होता है, दैट इज नोन एज बैंकिंग। ऐसे घूमती है गाड़ी। अच्छा, अब इस बैंक्ड रोड के ऊपर अब यहां मैंने कार रख दी।
ये सेंटर है। ओ अंश, मुझे जरा बताना शुरू करो, कार पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी और किन डायरेक्शंस में। अंश। सर एक तो वेट का mg हो गया, सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स हो गया। उसके बाद सर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। चलो नॉर्मली एक्शन भी ले लेते हैं। सर फिर mg cos थीटा mg sin थीटा। चलो रिजॉल्व कर लेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करती है अवे फ्रॉम द सेंटर जाए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि ये सर्कुलर ट्रैक से बाहर चला जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि ये कार ऊपर चली जाए। तो कार की स्लाइड करने की टेंडेंसी अपवर्ड्स है, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। जो तुम डाउनवर्ड्स कह रहे थे, तुम्हारा आंसर सही था, बट आर्ग्यूमेंट गलत था, रीजन गलत था। अंश, ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अच्छा मानस, अब मुझे बताओ, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक, राइट? दिस O इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। दिस इज सेंटर। And let's say this is the radius of the track. तुम किन फोर्सेस को, फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? मानस, कौन सी फोर्स है जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी? मानस, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मानस को नहीं आ रही। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? अच्छा, मानस से कोई आंसर नहीं है। अब्दुल्ला, फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन तो नहीं कर सकता, फ्रिक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। भाई कैसे डिसाइड करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कुछ मेथड सिखाया था आप लोगों को, क्या था? यश, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? सर सेंटर की ओर। अगर ये रेडियस वाली लाइन है, तो इस लाइन के अलोंग जो भी फोर्स एक्ट करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। क्या कोई फोर्स है जो इस लाइन के अलोंग एक्ट करती हुई दिख रही है? सर रिजॉल्व No, करेंगे। हाँ जानवी, मुझे बताओ यहाँ पर रिजॉल्व किन डायरेक्शंस में करेंगे? अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या रेडियस और टेंजेंशियल डायरेक्शंस में? जानवी, रिजॉल्व किन डायरेक्शंस में करेंगे? सर परपेंडिकुलर। जरा पढ़ना एक बार, जो मैंने कल सेंट्रीपिटल फोर्स, तुम सब पढ़ो पलट के, सब लिखवाया था मैंने। मेरे हिसाब से जो हमने रोड को रेस किया है ना जी, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमने रेस इसलिए किया था कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पोज करे और उसका क्या कहते हैं वो आराम से मिल जाए। तो आई गेस वो जो रेस किया था उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड नहीं करेगा, और भी कुछ हो सकता है जो प्रोवाइड कर दे। पहले जरा पलट के देखो सेंट्रीपिटल में, कॉपी तुम्हारे सामने है। सर आपने लिखवाया रिजॉल्व ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हाँ, अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये रेडियस है, रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। तो अगर ये थीटा, तो ये वाला भी जो एंगल होगा ये थीटा होगा। याद रखना, इंक्लाइंड प्लेन में प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन में। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन में आते हो तो रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये रेडियल डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो मैत्री बताओ जरा, एफ का कॉम्पोनेंट क्या जाएगा इस डायरेक्शन में? तो कौन सी एंगल वाली ना? एफ कॉस थीटा। जहां से एंगल गिवन हो वहां एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एफ साइन।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर ये थीटा, ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है मुझे? नहीं 90 minus theta. ये तो अच्छा हाँ 90 होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा, तो ये जो बचा हुआ है दैट इज 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा ये बता दो मुझे, ये कितना होगा? Theta. 90 minus theta तो थीटा होगा। थीटा ये थीटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन के जब हम कंपोनेंट्स लेंगे तो देखो यहाँ जाएगा n cos थीटा और यहाँ पर जाएगा n sin थीटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? जल्दी से बताओ दो। इतनी फोर्सेस मैंने रिजॉल्व कर दी, मुझे बता दो कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा? हाँ, अब्दुल्ला का आंसर सही है, और एक आंसर आता है 16 बच्चे क्लास में। मैत्री, तिशा का भी सही है। मैत्री आधा बताया तुमने, युवराज आधा बता रहे हो। हाँ, ये देखो सेंटर की रेडियस की तरफ क्या क्या एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ n sin थीटा एंड f cos थीटा। सो n sin थीटा प्लस f cos थीटा will provide centripetal force. Will provide centripetal force. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जिसे हम mv स्क्वायर बाय r कहते हैं, तो मैं fc लिखने की जरूरत नहीं, इतना हो गया, mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर एक काम और कर देते हैं भाई, फ्रिक्शन हमने सीखा था कि फ्रिक्शन म्यू n होता है, तो आप ये वैल्यू भी रख दीजिए, ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r लेस देन और इक्वल टू n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इज म्यू n cos थीटा। तो आप इसे लिख सकते हो कि mv स्क्वायर बाय r is less than or equal to n, it's sin theta plus mu cos theta. That is my first equation. This is equation number 1. N sin theta plus mu cos theta. ये फर्स्ट इक्वेशन। सो वाई एक्सिस के अलोंग तो मोशन नहीं हो रहा, कार उड़ तो रही नहीं ऊपर ना, दैट मीन्स ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगी। मीन्स जितनी फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, और ऐसे लिख सकते हो n cos थीटा माइनस mg, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में सीखा था, माइनस f sin थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि y के अलोंग तो कोई मोशन नहीं, तो आप लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस mg माइनस f sin थीटा 0। क्लियर हुआ ये? इससे राइट में ले जाते हैं, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। और यहाँ भी यार फ्रिक्शन को लिख दो μ1, सो ये आ जाएगा n cos थीटा माइनस μn sin थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 इन। सो गौरव, अब क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन भी फैक्टर है जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यस सर। क्या है सर? सिर्फ फ्रिक्शन से आ रही है? नहीं सर, एक सेकंड, समझ नहीं आया मेरे को, फिर से बोलना है। वो कह रहा है सिर्फ ये सेंट्रीपिटल फोर्स या कोई और भी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है?
सर सेंटीमीटर पोल दे रहे हैं सर, ग्रेविटी भी दे रही है, मास भी दे रहा है। अच्छा, मास लग जाएगा तो ग्रेविटी। मास सेंटीमीटर कहाँ से देख रहे हैं? बहुत कॉमन फोर्सेस है। वेट तो बेचारा डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये कहाँ से सेंटीमीटर फोर्स दे देगा? सर n sin theta है cos। हाँ, n sin theta and f cos theta will provide centripetal force. से n का m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी आवाज ना बार बार कट रही है। अब नहीं कटेगी। तो ये आ गया v स्क्वायर। असल में आवाज इसलिए कटती है क्योंकि मैं सबको अनम्यूट करके रखता हूँ ना, कहीं से कोई बैकग्राउंड साउंड होता है तो वो मेरे के साथ ओवरलैप कर जाता है। तो v स्क्वायर बाय आर जी इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। ये आ गया v स्क्वायर बाय आर जी, ऐसे कैलकुलेट हो। इसके बाद आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये v स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आप चाहो तो इसे यहां छोड़ सकते हो, लेकिन बेटर होगा इसे tan थीटा में कन्वर्ट कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इसी इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। देखो उससे थोड़ा सा ना सिंपल सा एक्सप्रेशन बनकर आएगा, v स्क्वायर इज आर जी, it's sin theta over cos theta plus mu cos theta over cos theta divided by cos theta over cos theta minus mu sin theta over cos theta. So ये इतना आ गया। सो देखिए एक्सप्रेशन आ गया v, एक चीज और है, लेस देन और इक्वल टू, है ना, इनइक्वालिटी था तो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, तो v स्क्वायर आ गया लेस देन और इक्वल टू आर जी। ये हो गया tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अच्छा एक चीज और है, इस मंडे से आप लोगों की वीडियोस ऑन होनी चाहिए। इस मंडे से दोनों साइड वीडियो कॉलिंग होगी। अब आप में से कई लोग हैं जो क्लास के टाइमिंग्स में इधर उधर निकल जाते हैं। म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू tan। अगर किसी के साथ कोई इश्यू है तो मंडे से पहले बता देना, मंडे से प्रॉपर वीडियो कॉलिंग होगी दोनों साइड से। हाँ भाई ये समझ में आया ना? इफ म्यू इज जीरो, जानवी बताएगी। जानवी बताना जरा मुझे, अगर म्यू जीरो, फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो सेफ लिमिट क्या होगी? जानवी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो अगर म्यू जीरो कर दें तो सेफ लिमिट कितनी होगी? Sir, लेस देन ये जो आपने वैल्यू निकाली है अंडर रूट आर जी यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, है ना, म्यू जीरो हो गया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सर आपकी अब वॉइस नहीं आ रही है मेरे को। अच्छा मैं कह रहा हूं अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो हो जाए, कोई फ्रिक्शन नहीं है अगर सिस्टम में, फ्रिक्शन जीरो हो जाता है तब, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू जीरो होगा। यस सर। म्यू जीरो होने का मतलब है यहां पर आपने म्यू की जगह जीरो रख दिया तो v क्या रह जाएगा, इट्स जस्ट लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर आर जी tan थीटा। तो
है that V is just root over Rg tan theta. V is less than or equal to root over Rg tan theta. तो V की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस केस में, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर Rg tan theta. और ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब कोई फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है तो इट्स जस्ट रूट ओवर Rg tan theta. इतना लिखिए, फिर देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे. तो यहाँ जो भी वेलोसिटी मिल रही है, जो भी सेफ लिमिट मिल रही है, दैट्स ओनली ड्यू टू बैंकिंग. tan थीटा से ही तो आ रहा है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ओनली ड्यू टू बैंकिंग. तो देखो, बैंक करने का ये फायदा होता है कि अगर आपने रोड को बैंक कर दिया और फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी आप सर्कुलर टर्न पे मूव कर सकते हो. दिस इज सिंपली ड्यू टू बैंकिंग. अब ये बैंकिंग सिर्फ रोड में नहीं होता, ये बैंकिंग रेलवे ट्रैक्स में भी होता है. यही काम रेलवे ट्रैक्स में भी किया जाता है. रेलवे ट्रैक्स को भी ऐसे बैंक कर देते हैं, आउटर एज को इनर एज से थोड़ा सा उठा देते हैं. ये बैंकिंग रेलवे ट्रैक्स में भी होता है. अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में ऑप्टिमम स्पीड पूछ रहा है तो ऑप्टिमम स्पीड इसे कहते हैं. दिस इज ऑप्टिमम स्पीड. ऑप्टिमम स्पीड का मतलब यही है कि अगर फ्रिक्शन ना भी हो, आप फ्रिक्शन पर डिपेंड ना भी करो, तब किस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप सर्कुलर टर्न पर मूव कर सकते. चलिए, इतना लिख, इसको मैं रब कर रहा हूं. ऑप्टिमम स्पीड लिख लेना, न्यूमेरिकल्स लिख. सो इसको याद रखिएगा, tan 15 डिग्री जो होता है, दैट tan 15 डिग्री इज 0.26. tan 15 डिग्री इज 0.26. सो देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो ऑप्टिमम स्पीड होती है दैट इज रूट ओवर Rg tan थीटा, V मैक्स. तो आप ऐसे लिखोगे कि यहां जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज रूट ओवर आर. रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 300, g इज 10, tan थीटा इज tan 15. तो ये आ जाएगा कुछ रूट ओवर 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू tan 15 विच इज 0.26 मीटर पर सेकेंड. दैट इज V मैक्स. सेकेंड पार्ट में, मतलब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो फॉर्मूला बेस्ड था. सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. सो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए जो आपने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन किया था पूरा, इट्स रूट ओवर Rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan. ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हो जाएगी. आर, जी, थीटा, म्यू सबकी वैल्यूज रख दीजिए. सो V मैक्स आ जाएगा रूट ओवर R. R इज 300, G is 10, it's tan 15 plus mu. (0.2) by 1 minus mu, which is 0.2 into tan 15. ये V max. नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो, जैसे बैंकिंग रोड है ना, रेलवे ट्रैक्स भी बैंक किए जाते हैं. सो देखिए, कुछ ऐसा है भाई, जैसे सर्कुलर ट्रैक रोड का हो सकता है, ऐसी रेल्स का भी है. ये रेल 1 है. युवराज, तुम्हारा सिर्फ एक न्यूमेरिकल मिस हुआ है. ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे थे, उसी के ऊपर. रेल 1 और ये रेल 2. आउटर रेल को इनर रेल के कंपेरेबल थोड़ा सा रेज कर दिया गया. अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं. एक रेल ये है, दिस इज रेल 1. डॉट से दिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ये दूसरा रेल है, रेल 2. ये
बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, जेड के अलावा। रेल 1 के कंपेरेबल रेल 2 को कुछ h हाइट से रेस कर दिया, दोनों रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट्स 1 मीटर। वो आपसे कह रहा है ये हाइट निकाल दो, हाइट कितनी होगी। सो देखो यहां आप करोगे क्या भाई, देखो आप पहले सेफ लिमिट निकाल दो। सेफ लिमिट हो जाएगा rg tan theta. So the safe limit in this case is it's root over r. R is 400, g which is tan, और tan theta, theta नहीं पता। और v भी गिवन है आपको, देखिए v दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, तो 48 इंटू 5/18 6, तो ये आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। इसको यहां रख देते हैं, तो आ गया 40/3 इज रूट ओवर 4000 tan थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 1600 डिवाइडेड बाय 9 इज 4000 tan थीटा। सो यहां से आप tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, 1600 over 9 into 4000, over 4000। सो देखिए यहां काफी कैंसिलेशन हो जाएंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 10s are 40, 4 4s are 16। तो यहां से आपका tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इट्स 4/90 है ना, ये tan थीटा आ गया। अब अगर इस ट्राइंगल में tan थीटा आ गया आपके पास, तो फिर आप मेरे ख्याल से ये h आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ये 1 है, ये h है, बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस h स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस होगा रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल को अगर कुछ नाम दे दो आप, इन ट्राइंगल ABC कह दो, तो इस ट्राइंगल ABC में tan थीटा क्या आएगा, इट्स परपेंडिकुलर h बाय बेस रूट ओवर 1 माइनस h स्क्वायर। और ये tan थीटा कितना आ गया, 4/90। तो तुम्हारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बची सॉल्व करने के लिए, h बाय रूट ओवर 1 माइनस h स्क्वायर इज 4/90। यहां से आप h कैलकुलेट करोगे, h कितना है, इतना लिख लो भाई, यही छोड़ना पड़ेगा।